दोस्तों, अल्फाजा डायरी बाय डीएस में आपका स्वागत है। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल्स, अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। पुस्तक जो कि एक बेस्ट सेलिंग पुस्तक है कि मैं पूरी समरी आपके लिए लेकर आई हूँ। मेरे चैनल इसकी एक प्लेलिस्ट बनेगी जिसमें आप इसकी पूरी समरी सुन सकते हैं। इसमें उन 7 आदतों के बारे में बहुत विस्तार में बताया गया है जिनको अपनाने से आपका व्यक्तित्व निखर सकता है और आप अति प्रभावकारी बन सकते हैं और अपने जीवन में जो भी हासिल करना चाहें वो आसानी से हासिल कर सकते हैं दूसरों को प्रभावित करके। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पार्ट 4। इसके पहले आप पार्ट 3 भी सुन लें ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएं। चलिए शुरू करते हैं। सिद्धांत केंद्रित पैराडाइम। चरित्र आधारित नीतिशास्त्र इस मूलभूत विचार पर आधारित है कि कुछ सिद्धांत मानवीय प्रभावकारिता को निर्धारित करते हैं। मानवीय जगत में ये प्राकृतिक नियम उतने ही वास्तविक और स्थायी हैं जितना कि भौतिक जगत में गुरुत्वाकर्षण का नियम। इन सिद्धांतों की वास्तविकता और इनके प्रभाव को एक अन्य पैराडाइम परिवर्तन के अनुभव में देखा जा सकता है जिसका वर्णन फ्रैंक कोच ने नौसेना संस्थान की पत्रिका प्रोसीडिंग्स में किया है। 2 युद्धपोत समुद्र में कई दिनों तक खराब मौसम में युद्धाभ्यास का प्रशिक्षण ले रहे थे। मैं अग्रणी युद्धपोत पर तैनात था और जब रात हुई तो मैं ब्रिज जहाज के संचालन कक्ष पर निगरानी कर रहा था। कोहरे के कारण हमें देखने में मुश्किल आ रही थी, इसलिए कप्तान भी ब्रिज पर ही खड़े होकर सभी गतिविधियों की निगरानी कर रहे थे। अंधेरा होने के कुछ ही समय बाद निगरानी कर रहे एक पहरेदार ने आकर कहा, जहाज के अगले हिस्से के सामने रोशनी दिख रही है। कप्तान ने पूछा, रोशनी स्थिर है या हिल रही है? पहरेदार ने जवाब दिया, स्थिर है कप्तान। इसका मतलब यह था कि हम सामने खड़े किसी जहाज से टकराने वाले थे। कप्तान ने सिग्नल मैन को बुलाकर आदेश दिया, उस जहाज को यह संकेत भेज दो, हम दोनों की टक्कर होने वाली है। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनी दिशा में 20 अंश का परिवर्तन कर लें। दूसरी तरफ से संदेश आया, आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनी दिशा में 20 अंश का परिवर्तन कर लें। कप्तान बोला, यह संदेश भेजो। मैं कप्तान हूँ, आपकी दिशा 20 अंश बदलो। जवाब आया, मैं दूसरे दर्जे का जहाजी हूँ, बेहतर होगा कि आप अपनी दिशा 20 अंश बदल लें। अब कप्तान भन्ना गया। उसने चीखते हुए कहा, यह संदेश भेजो। मैं युद्धपोत हूँ, अपनी दिशा 20 अंश बदलो। चमकती हुई रोशनी से हमारे पास यह संदेश आया, मैं लाइट हाउस हूँ, हमने अपनी दिशा बदल ली। कप्तान। और इस वर्णन को पढ़ने वाले हम सभी के पैराडाइम में हुआ परिवर्तन स्थिति को एक बिल्कुल ही अलग रोशनी में ले आता है। हम वह वास्तविकता देख सकते हैं जो उसकी सीमित अनुभूति से अधिक विराट थी। एक ऐसी वास्तविकता जिसे समझना हमारे दैनिक जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यह कोहरे में फंसे कप्तान के लिए था। सिद्धांत लाइट हाउस की तरह होते हैं। वे ऐसे प्राकृतिक नियम हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। जैसा सेलेस बी डेमिल अपनी ऐतिहासिक फिल्म द 10 कमांडेंट्स में शामिल सिद्धांतों के बारे में कहते हैं, नियम तोड़ना हमारे लिए संभव नहीं है। हम नियमों से टकराकर सिर्फ खुद को तोड़ सकते हैं। हालांकि लोग अपने अनुभव और कंडीशनिंग से बनने वाले पैराडाइम या नक्शों के संदर्भ में अपने जीवन तथा व्यवहार को देख सकते हैं, परंतु ध्यान रहे, ये नक्शे चित्र नहीं हैं,
ये तो व्यक्तिपरक दृष्टिकोण पर आधारित वास्तविकता है और क्षेत्र का वर्णन करने के सिर्फ प्रयास हैं। वस्तुपरक वास्तविकता या क्षेत्र लाइट हाउस जैसे सिद्धांतों से बने हैं जो मानवीय विकास और सुख को निर्धारित करते हैं। ये प्राकृतिक नियम प्राचीन काल से हर सभ्य समाज के ताने बाने में बुने हुए हैं और इनमें हर उस परिवार तथा संस्था की जड़ें हैं जो स्थायी बनी रहीं और समृद्ध हुई। हमारी मानसिक नक्शे क्षेत्र का वर्णन कितनी सटीकता से करते हैं, इससे क्षेत्र के अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन सिद्धांतों या प्राकृतिक नियमों की वास्तविकता हर उस व्यक्ति के सामने स्पष्ट हो जाती है जो गहराई से सोचता है तथा सामाजिक इतिहास के चक्रों का प्रेक्षण करता है। ये सिद्धांत बार बार सतह पर आते हैं। जिस हद तक किसी समाज में रहने वाले लोग इन्हें पहचानते हैं और इनके अनुसार जीते हैं, उसी हद तक वे या तो बचते या विकास करते हैं या फिर विघटन और विनाश की ओर कदम बढ़ाते हैं। जिन सिद्धांतों की ओर मैं इशारा कर रहा हूँ वे गुण, रहस्यमय या धार्मिक विचार नहीं हैं। इस पुस्तक में ऐसा एक भी सिद्धांत नहीं है जो सिर्फ एक धर्म में पाया जाता हो, जिसमें मेरा धर्म भी शामिल है। ये सिद्धांत तो हर प्रमुख धर्म, स्थायी सामाजिक दर्शन तथा नैतिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। ये सिद्धांत अपने आप में स्पष्ट हैं और इन्हें किसी भी व्यक्ति द्वारा आसानी से सही साबित किया जा सकता है। ऐसा लगता है जैसे ये सिद्धांत या प्राकृतिक नियम मानवीय स्थिति, मानवीय चेतना तथा मानवीय अंतरात्मा का हिस्सा हों। ये समस्त इंसानों में विद्यमान होते हैं, चाहे उनकी सामाजिक कंडीशनिंग कैसी भी हो या चाहे वे उनके प्रति निष्ठावान हों या ना हों। अलबत्ता यह हो सकता है कि कंडीशनिंग या निष्ठाहीनता की वजह से ये सिद्धांत गहराई में दफन हों या कुंद हों। उदाहरण के लिए मैं निष्पक्षता के सिद्धांत की ओर इशारा करना चाहूँगा, जिससे समानता तथा न्याय की हमारी पूरी अवधारणा विकसित हुई है। छोटे बच्चों में निष्पक्षता का सहज आंतरिक एहसास होता है, भले ही उनकी कंडीशनिंग के अनुभव इसके विपरीत ही क्यों न हों। इस बारे में बहुत मतभेद हो सकते हैं कि निष्पक्षता को किस तरह परिभाषित किया जाए और उसे कैसे हासिल किया जाए, परंतु इस विचार को शाश्वत रूप से लगभग सभी लोग जानते हैं। अन्य उदाहरणों में ईमानदारी तथा अखंडता शामिल है। वे विश्वास की ऐसी नींव तैयार करती हैं जो सहयोग और दीर्घकालीन व्यक्तित्व व सामाजिक विकास के लिए अनिवार्य है। एक अन्य सिद्धांत मानव मात्र की गरिमा का है। अमेरिका के स्वाधीनता के घोषणा पत्र की मूलभूत अवधारणा इस जीवन मूल्य या सिद्धांत का वर्णन करती है। हम इस सत्य को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी इंसानों को उनके रचयिता ने समान बनाया है और उन्हें कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जिनका हनन नहीं होना चाहिए, जिनमें जीवन, स्वतंत्रता तथा सुख पाने का अधिकार शामिल है। एक अन्य सिद्धांत सेवा या योगदान देने का विचार है। इसके अलावा एक सिद्धांत गुणवत्ता या उत्कृष्टता है। एक सिद्धांत क्षमता का है। इसके अनुसार हम सभी में अविकसित क्षमताएं होती हैं और हम विकास कर सकते हैं, अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं तथा नई योग्यताएं सीख सकते हैं। विकास का सिद्धांत क्षमता से गहराई से जुड़ा हुआ है। क्षमता को सामने लाने और गुणों को विकसित करने की ऐसी प्रक्रिया जिसमें धैर्य, पोषण तथा प्रोत्साहन जैसे सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। सिद्धांत व्यवहार नहीं है। व्यवहार एक विशिष्ट गतिविधि या कार्य है। जो व्यवहार एक परिस्थिति में सफल होता है, जरूरी नहीं है वह दूसरी परिस्थिति में भी उतना ही सफल हो।
इसकी सच्चाई भी माता पिता प्रमाणित कर देंगे, जिन्होंने अपने दूसरे बच्चे को भी उसी तरीके से पालने की कोशिश की थी जिस तरह उन्होंने अपने पहले बच्चे को पाला था। व्यवहार स्थिति के मान से विशिष्ट होता है, जबकि सिद्धांत गहरे तथा मूलभूत सत्य हैं जो शाश्वत रूप से लागू होते हैं। ये सभी व्यक्तियों, विवाहों, परिवारों, निजी तथा सार्वजनिक संगठनों आदि हर क्षेत्र में लागू होते हैं। जब ये सत्य भीतर जाकर आदतों में बदल जाते हैं तो इनसे लोगों को अलग अलग स्थितियों से निपटने के लिए अलग अलग तरह का व्यवहार करने की शक्ति मिलती है। सिद्धांत जीवन मूल्य नहीं है। चोरों के किसी गिरोह के जीवन मूल्य हो सकते हैं, परंतु वे उन मूलभूत सिद्धांतों के विरोध में होते हैं जिनके बारे में हम बातें कर रहे हैं। सिद्धांत क्षेत्र हैं, जीवन मूल्य नक्शे हैं। जब हम सही सिद्धांतों को महत्व देते हैं तो हमारा सत्य से साक्षात्कार होता है, यानी हम चीज़ों को उसी रूप में देख पाते हैं जैसी वे हैं। सिद्धांत मानवीय व्यवहार के मार्गदर्शक हैं जिनका स्थायी महत्व साबित हो चुका है। वे मूलभूत हैं, वे अनिवार्य रूप से स्वयं सिद्ध हैं, इसलिए उन पर बहस नहीं हो सकती। इन सिद्धांतों की स्वयं सिद्ध प्रकृति को जल्दी से समझने का एक तरीका यह है कि हम उनके विपरीत जीवन मूल्यों के आधार पर प्रभावकारी जीवन जीने की मूर्खतापूर्ण कोशिश कर विचार करें। मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति पक्षपात, छल, नीचता, अयोग्यता, निष्कृष्टता या चरित्रहीनता को स्थायी सुख और सफलता की ठोस नींव मानने के बारे में गंभीरता से विचार कर सकता है। हालांकि इस बारे में बहस हो सकती है कि इन सिद्धांतों को किस तरीके से परिभाषित, अभिव्यक्त या हासिल किया जाए, परंतु इनके अस्तित्व के बारे में एक सार्वभौमिक आंतरिक चेतना और जागरूकता नजर आती है। हमारे नक्शे या पैराडाइम इन सिद्धांतों अथवा प्राकृतिक नियमों से जितने करीबी रूप से जुड़े होंगे, वे उतने ही अधिक सटीक और उपयोगी साबित होंगे। सही नक्शे हमारे व्यक्तिगत या सामाजिक प्रभावकारिता को निश्चित रूप से बहुत अधिक प्रभावित करते हैं, जबकि सिर्फ व्यवहार और नज़रिए को बदलने की कोशिशों से हमें उतनी सफलता नहीं मिलेगी। विकास और परिवर्तन के सिद्धांत। व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र की चमक दमक और इसका प्रबल आकर्षण इस वजह से है कि इसे जीवन में सफलता हासिल करने का तुरंत फुरत तरीका समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि यह व्यक्तिगत प्रभावकारिता तथा अन्य लोगों के साथ समृद्ध संबंध विकसित करने में उनकी मदद करेगा। वे सोचते हैं कि इस दौरान उन्हें मेहनत तथा विकास की उस स्वाभाविक प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा जो इसे संभव बनाती है। यह बिना तथ्य का प्रतीक है। यह फटाफट अमीर बनाने वाली योजना है जो बिना मेहनत के अमीर बनाने का वादा करती है, और यह सफल होती दिख भी सकती है, परंतु इसकी योजना बनाने वाला लंबे समय में पीछे रह जाता है। व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र छलपूर्ण और भ्रामक है। इसकी तकनीकों और तुरंत फुरत समाधानों से उच्च गुणवत्ता के परिणाम पाने के प्रयास उतने ही सफल होते हैं जितने कि डेट्रॉइट के नक्शे में से शिकागो में किसी जगह तक पहुंचने के प्रयास। व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र की जड़ों और इसके फलों के अनुभवी अवलोकनकर्ता एरिक फ्राम के शब्दों में, आज हम उस व्यक्ति को देखते हैं जो किसी स्वचालित यंत्र की तरह व्यवहार करता है, जो खुद को ना तो जानता है ना ही समझता है। वह जिस इकलौते व्यक्ति को जानता है वह उस तरह का व्यक्ति है जैसा होने की उससे अपेक्षा की जाती है।
उसके जीवन में भाषाई संप्रेषण की जगह निरर्थक बकवास ने ले ली है। कृत्रिम मुस्कुराहट ने निष्कपट हंसी का स्थान ले लिया है और नीरस हताशा का एहसास वास्तविक पीड़ा की जगह ले चुका है। इस व्यक्ति के बारे में दो बातें कही जा सकती हैं। पहली बात तो यह है कि वह सहजता तथा वैयक्तिकता के उन दोषों का शिकार है जो लाइलाज नजर आते हैं। साथ ही उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि वह हम में से उन करोड़ों लोगों से मूलभूत रूप से भिन्न नहीं है जो इस पृथ्वी पर रहते हैं। पूरे जीवन में विकास की क्रमिक अवस्थाएं होती हैं। बच्चा पहले पलटना सीखता है, फिर बैठता है, फिर घुटनों के बल सरकता है और इसके बाद चलता तथा दौड़ता है। हर पायदान महत्वपूर्ण है और हर पायदान में समय लगता है। किसी भी पायदान को छोड़ा नहीं जा सकता। यही जीवन के सभी क्षेत्रों में सही है। यही विकास के सभी क्षेत्रों में सही है। चाहे वह पियानो बजाना सीखना हो या ऑफिस के किसी सहयोगी के साथ प्रभावकारी संप्रेषण करना हो। यह व्यक्तियों, विवाहों, परिवारों तथा संगठनों पर भी लागू होता है। भौतिक वस्तुओं के क्षेत्र में तो हम प्रक्रिया के इस सिद्धांत या तथ्य को जानते तथा स्वीकार करते हैं, परंतु भावनात्मक क्षेत्रों, मानवीय संबंधों और व्यक्तिगत चरित्र के क्षेत्र में इसे मानना ज़्यादा कठिन तथा कम व्यापक है। इसे जानने और स्वीकार करने के बाद इसके सामंजस्य में रहना तो और भी ज़्यादा कठिन और कम व्यापक है। परिणाम स्वरूप हम कई बार शॉर्टकट की तलाश करते हैं। समय तथा मेहनत बचाने के लिए हम इन अनिवार्य पायदानों में से कुछ को लांघकर आगे बढ़ना चाहते हैं और इसके बावजूद अपेक्षित परिणाम की फसल काटना चाहते हैं। परंतु जब हम अपने विकास की किसी प्राकृतिक प्रक्रिया को लांघकर शॉर्टकट अपनाते हैं तो क्या होता है? अगर आप सिर्फ औसत टेनिस खिलाड़ी हों, परंतु आपकी बेहतर छवि बनाने के लिए आप अधिक ऊंचे स्तर पर खेलने का फैसला करें, तो इसका परिणाम क्या होगा? क्या सिर्फ सकारात्मक सोच के कारण आप किसी प्रोफेशनल खिलाड़ी से मैच जीतने में सफल हो सकते हैं? क्या होगा अगर आप अपने दोस्तों को यह यकीन दिला दें कि आप संगीत समारोह में पियानो बजा सकते हैं, जबकि आपकी वास्तविक वर्तमान योग्यता नौसिखिए की हो? जवाब स्पष्ट है। इस विकास प्रक्रिया का उल्लंघन करना, इसे नज़रअंदाज करना या इसका शॉर्टकट अपनाना बिल्कुल असंभव है। यह प्रकृति के विरुद्ध है और ऐसे शॉर्टकट खोजने की कोशिश का परिणाम सिर्फ निराशा तथा कुंठा ही होता है। 10 बिंदु के पैमाने पर अगर मैं किसी क्षेत्र में दूसरे स्तर पर हूँ और 5वें स्तर पर पहुँचना चाहता हूँ, तो सबसे पहले तो मुझे तीसरे स्तर की ओर कदम बढ़ाना होगा। 1000 मील लंबी यात्रा भी पहले कदम से शुरू होती है और इसे एक बार में एक कदम बढ़ाकर ही पूरा किया जा सकता है। अगर आप सवाल पूछकर या अपना अज्ञान प्रकट करके शिक्षक को यह पता नहीं चलने देते कि आप किस स्तर पर हैं, तो आप कभी नहीं सीख सकते और अपना विकास नहीं कर सकते। आप लंबे समय तक ढोंग करके धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि अंततः आपके बारे में सच्चाई पता चल जाएगी। अज्ञान को स्वीकार करना अक्सर सीखने की दिशा में पहला कदम होता है। थोरो ने सिखाया है, हमारे विकास के लिए आवश्यक अज्ञान को हम कैसे याद रख सकते हैं, जब हम हर समय अपने ज्ञान का प्रयोग करते रहते हैं। मुझे वह अवसर याद आता है जब मेरे मित्र की 2 युवा पुत्रियां मेरे पास आईं। अपनी आंखों में आंसू भरकर उन्होंने शिकायत की कि उनके पिता कठोर हैं और वे उनकी स्थिति को समझ नहीं रहे हैं।
परिणामों के डर की वजह से भी अपने माता पिता के सामने मुँह खोलने में हिचक रही थीं, परंतु इसके बावजूद उन्हें अपने माता पिता के प्रेम, समझ और मार्गदर्शन की बहुत सख्त ज़रूरत महसूस हो रही थी। मैंने उनके पिता से बात की और पाया कि बौद्धिक दृष्टि से वे घटनाओं के बारे में जागरूक थे। हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया कि उनके स्वभाव में उग्रता की समस्या है, परंतु उन्होंने इसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने ईमानदारी से यह तथ्य मानने से इनकार कर दिया कि उनके भावनात्मक विकास का स्तर कम था। परिवर्तन की दिशा में पहला कदम उठाना उनके गर्व को गवारा नहीं था। अपनी पत्नी, पति, बच्चों, मित्रों या ऑफिस के सहयोगियों के साथ प्रभावकारी संबंध बनाने के लिए हमें उनकी बातें सुनना सीखना होगा और इसमें भावनात्मक दृढ़ता की आवश्यकता होती है। सुनने में धैर्य, खुलेपन और समझने की इच्छा शामिल है, जो चरित्र के अत्यंत विकसित गुण हैं। निम्न भावनात्मक स्तर का काम करना और उच्च स्तर की सलाह देना बहुत आसान होता है। हमारे विकास का स्तर टेनिस खेलने या पियानो बजाने के क्षेत्र में साफ नज़र आ जाता है, क्योंकि वहाँ ढोंग करना असंभव है, परंतु चरित्र तथा भावनात्मक विकास के क्षेत्रों में यह उतना स्पष्ट नहीं होता। हम किसी अजनबी या सहयोगी के सामने नाटक कर सकते हैं या नकाब ओढ़ सकते हैं, हम ढोंग कर सकते हैं और कुछ समय तक हम इसके माध्यम से सफल भी हो सकते हैं, कम से कम सार्वजनिक रूप से। हो सकता है हम खुद को भी धोखा देने में कामयाब हो जाएं, परंतु मुझे विश्वास है कि हम में से अधिकांश यह सच्चाई जानते हैं कि हम अंदर से सचमुच कैसे हैं। और मुझे लगता है कि जिन लोगों के साथ हम रहते या काम करते हैं, वे भी हमारी वास्तविकता जानते हैं। मैंने कई बार व्यावसायिक जगत में विकास की इस प्राकृतिक प्रक्रिया में शॉर्टकट अपनाने की कोशिशों के परिणाम देखे हैं। एग्जीक्यूटिव लक्ष्यदार भाषणों तथा मुस्कुराहट के प्रशिक्षण से, बाहरी कार्यों या गठबंधनों से तथा मैत्रीपूर्ण या शत्रुतापूर्ण विलय के माध्यम से उत्पादकता, गुणवत्ता, मनोबल या ग्राहक सेवा की संस्कृति विकसित करने की कोशिश करते हैं, परंतु वे इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि इन चालबाजियों से अविश्वास का माहौल बनता है। जब उनके ये उपाय सफल नहीं होते तो वे व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र की अन्य तकनीकों की तलाश करते हैं और पूरे समय वे उन प्राकृतिक सिद्धांतों तथा प्रक्रियाओं की उपेक्षा और अवहेलना करते हैं जो उच्च विश्वास की संस्कृति की नींव है। मुझे याद है कि मैंने भी कई साल पहले पिता के रूप में इस सिद्धांत की अवहेलना की थी। एक दिन जब मैं अपनी 3 वर्षीय बेटी का बर्थडे के लिए घर आया तो मैंने देखा कि वह बाहरी कमरे के एक कोने में खड़ी थी। उसने अपने सारे तोहफों को कसकर पकड़ रखा था और दूसरे बच्चों को उनके साथ खेलने नहीं दे रही थी। मेरा ध्यान सबसे पहले इस तरफ गया कि वहाँ मौजूद कई माता पिता इस स्वार्थपूर्ण प्रदर्शन को देख रहे थे। मैं शर्मिंदा था तथा मेरी शर्मिंदगी इस वजह से और बढ़ गई थी क्योंकि उस वक्त मैं विश्वविद्यालय में मानवीय संबंधों पर प्रशिक्षण दे रहा था और मैं इन माता पिताओं की आशाओं को जानता था या कम से कम उन्हें महसूस कर सकता था। कमरे का माहौल सचमुच तनावपूर्ण था। बच्चे अपने हाथ फैलाकर मेरी बेटी के चारों तरफ खड़े थे। वे उससे उन तोहफों से खेलने की अनुमति मांग रहे थे जो उन्होंने उसे कुछ समय पहले दिए थे, परंतु मेरी बेटी ने खिलौने देने से साफ मना कर दिया। मैंने मन ही मन कहा,
मुझे निश्चित रूप से अपनी बेटी को चीज़ें बांटना सिखाना चाहिए। दूसरों के साथ चीज़ें बांटने का जीवन मूल्य हमारे सबसे मूलभूत विश्वासों में से एक है। इसलिए मैंने सबसे पहले एक आसान आग्रह किया, बेटा, क्या तुम अपने दोस्तों को उन खिलौनों से खेलने दोगी जो उन्होंने तुम्हें दिए हैं? उसने तपाक से जवाब दिया, नहीं। मेरा दूसरा उपाय उसे तर्क द्वारा समझाना था। गुड़िया रानी, अगर तुम अपने घर पर उन्हें अपने खिलौनों से खेलने दोगी तो जब तुम उनके घर जाओगी तो वे भी तुम्हें अपने खिलौनों से खेलने देंगे। एक बार फिर तत्काल यह जवाब सुनने को मिला, नहीं। मेरी शर्मिंदगी बढ़ती जा रही थी क्योंकि यह स्पष्ट हो चुका था कि मेरा अपनी बेटी पर जरा भी प्रभाव नहीं था। तीसरी उपाय रिश्वत था। बहुत धीमे से मैंने कहा, बेटा, अगर तुम खिलौने दे दोगी तो मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया तोहफा दूंगा। मैं तुम्हें च्युइंगम दूंगा। वह चिल्लाकर बोली, मुझे च्युइंगम नहीं चाहिए। अब मुझे गुस्सा आने लगा। अपनी चौथी कोशिश में मैंने डराने धमकाने का प्रयोग किया, अगर तुम खिलौने नहीं दोगी तो तुम सचमुच मुसीबत में पड़ जाओगी। उसने रोते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं है, ये मेरे खिलौने हैं, मैं इन्हें दूसरों को नहीं देना चाहती। आखिरकार मैंने शक्ति का सहारा लिया। मैंने उससे कुछ खिलौने छीने और दूसरे बच्चों को दे दिए। लो बच्चों, इन खिलौनों से खेलो। शायद मेरी बेटी चीज़ें बांटने से पहले उनके स्वामित्व का एहसास करना चाहती थी। सच तो यह है कि जब तक मैं किसी चीज़ का स्वामी नहीं हूँ तब तक मैं उसे किसी को कैसे दे सकता हूँ। उसे इस बात की ज़रूरत थी कि पिता के रूप में मैं भावनात्मक परिपक्वता के अधिक उच्च स्तर पर काम करूँ और यह अनुभव दिलाने में उसकी मदद करूँ। परंतु उस समय मैंने अपनी बेटी के विकास तथा हमारे संबंध को महत्व नहीं दिया। इसके बजाय मैंने अपने बारे में वहाँ मौजूद माता पिताओं की राय को महत्व दिया। मैंने एक प्रारंभिक फैसला कर लिया था कि मैं सही था। उसे अपने खिलौने बांटना चाहिए और अगर वह ऐसा नहीं कर रही थी तो वह गलत थी। शायद मैंने उस पर उच्च स्तर की अपेक्षा इसलिए थोप दी क्योंकि भावनात्मक पैमाने पर मैं निचले स्तर पर था। धैर्य रखने या समझने में मैं या तो असमर्थ था या फिर अनिच्छुक। इसलिए मैंने उसे खिलौने बांटने की अपेक्षा की। अपनी कमी की भरपाई करने के प्रयास में मैंने अपने पद और अधिकार से शक्ति उधार ली और उसे वह करने के लिए विवश कर दिया जो मैं उससे करवाना चाहता था। परंतु शक्ति उधार लेने से हम कमज़ोर बनते हैं। शक्ति उधार लेने वाला इसलिए कमज़ोर बनता है क्योंकि वह काम करवाने के लिए बाहरी तत्वों पर अधिक निर्भर हो जाता है। इससे वह व्यक्ति भी कमज़ोर बनता है जिसे बात मानने के लिए विवश किया जाता है, क्योंकि इससे स्वतंत्र तर्क शक्ति वृद्धि तथा आंतरिक अनुशासन के विकास में बाधा पड़ती है और अंततः इससे संबंध भी कमज़ोर हो जाता है। सहयोग का स्थान भय ले लेता है और दोनों ही अधिक स्वेच्छाचारी तथा रक्षात्मक हो जाते हैं। और तब क्या होगा जब उधार लेने वाली शक्ति का स्रोत, चाहे वह शारीरिक शक्ति या अधिक बड़ा आकार हो, पद या अधिकार हो, डिग्री या स्टेटस सिंबल हो, रूप रंग या पिछली सफलताएं हों, बदल जाएं या ना रहें। अगर मैं अधिक परिपक्व होता तो मैंने अपनी आंतरिक शक्ति पर अधिक विश्वास किया होता। तब बांटने तथा विकास की मेरी समझ पर, प्रेम तथा पोषण देने की मेरी क्षमता पर मुझे अधिक विश्वास होता और मैंने अपनी पुत्री को यह विकल्प चुनने की स्वतंत्रता दी होती कि दूसरों को अपने खिलौनों से खेलने की अनुमति देना या न देना।
उसी पर निर्भर करता है। शायद उससे तर्कपूर्ण आग्रह करने के बाद मुझे बच्चों का ध्यान किसी अन्य रोचक खेल की ओर मोड़ देना चाहिए था, या अपनी पुत्री को भावनात्मक दबाव से बचा लेना चाहिए था। मैंने यह सीखा है कि जब बच्चों को वास्तविक स्वामित्व का एहसास हो जाता है तो वे बहुत स्वाभाविक, मुक्त और सहज रूप से आपस में चीज़ें बांटने लगते हैं। मेरा अनुभव यह रहा है कि ऐसे समय होते हैं जब शिक्षा देना चाहिए और ऐसे ही समय होते हैं जब शिक्षा नहीं देना चाहिए। जब रिश्ते तनावपूर्ण हों और भावनात्मक तनाव का माहौल हो तो शिक्षा देने के प्रयास को अक्सर अस्वीकृति के रूप में लिया जाता है, परंतु जब माहौल अच्छा हो तो बच्चे को शांति से अकेले में बुलाकर शिक्षा देने या जीवन मूल्य का महत्व याद दिलाने से अधिक गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इसके लिए भावनात्मक परिपक्वता की ज़रूरत होती है, जो शायद उस समय मेरे धैर्य और आंतरिक नियंत्रण के स्तर से परे थी। शायद बांटने के वास्तविक एहसास से पहले हमारे मन में स्वामित्व का एहसास होना जरूरी है। कई लोग अपने वैवाहिक जीवन तथा परिवारों में या तो मशीनी अंदाज में होते हैं या फिर कुछ भी देने या बांटने से इनकार कर देते हैं। हो सकता है उन्हें स्वयं पर स्वामित्व का या अपनी पहचान का एहसास कभी न हुआ हो, या फिर शायद उन्हें कभी स्वयं के महत्व का अनुभव न हुआ हो। अपने बच्चों के विकास में सचमुच मदद करने में हमें इतना धैर्यवान बनना पड़ता है कि हम उनके स्वामित्व का एहसास होने दें। साथ ही हमें इतना बुद्धिमान भी बनना पड़ता है कि हम उन्हें देने का महत्व सिखाएं तथा स्वयं उदाहरण पेश करें। समस्या को देखने का हमारा तरीका ही समस्या है। जब लोग ठोस सिद्धांतों के आधार पर चलने वाले व्यक्तियों, परिवारों तथा संगठनों के जीवन में अच्छी चीज़ें घटित होते देखते हैं तो उनकी जिज्ञासा जाग जाती है। वे उनकी व्यक्तिगत सामर्थ्य तथा परिपक्वता, पारिवारिक एकता व टीम वर्क, अनुकूलनशील और सिनर्जिस्टिक संगठनात्मक संस्कृति की प्रशंसा करते हैं, और उनका पहला आग्रह उनके मूलभूत पैराडाइम को प्रकट कर देता है। आप ऐसा किस तरह करते हैं? मुझे भी इसकी तकनीक सिखा दें। दरअसल वे यह कह रहे हैं, मुझे कोई तुरंत फुरत सलाह या समाधान दे दें ताकि मुझे अपनी स्थिति के दर्द से मुक्ति मिल सके। उन्हें ऐसे लोग मिल जाएंगे जो उनकी इच्छाओं को पूरा करते हुए उन्हें ऐसी चीज़ें सिखा देंगे, और कुछ समय के लिए वे उपाय या तकनीकें सफल होती भी दिख सकती हैं। ये उपाय या तकनीकें सामाजिक एस्पिरिन और बैंड एड की तरह कुछ सतही या गंभीर समस्याओं को ख़त्म भी कर सकती हैं, परंतु गहराई में छुपी स्थायी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है और अंततः नए गंभीर लक्षण पुनः उभर आएंगे। लोग तुरंत फुरत समाधानों के माध्यम से अपनी गंभीर समस्याओं तथा दर्द को दूर करने पर जितना ध्यान केंद्रित करेंगे, गहराई में स्थित उनकी समस्या उतनी ही बढ़ती जाएगी। समस्या को देखने का हमारा तरीका ही समस्या है। जिन चिंताओं से यह अध्याय शुरू हुआ था, आइए एक बार फिर उन पर गौर करें और व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र के प्रभाव का विश्लेषण करें। मैंने प्रभावकारी मैनेजमेंट सिखाने वाले कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है। अपने कर्मचारियों से मेरी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। मैं उनके साथ मित्रतापूर्ण तथा सही व्यवहार करने की लगातार कोशिश करता हूँ, परंतु मुझे नहीं लगता कि वे मेरे प्रति वफादार हैं। मुझे महसूस होता है कि अगर मैं किसी दिन बीमार पड़ जाऊं और ऑफिस ना आऊं, तो वे सारा दिन वाटर कूलर के आसपास खड़े होकर गपशप करते रहेंगे।
मैं उन्हें आत्मनिर्भर और जिम्मेदार क्यों नहीं बना पाता, या इस तरह के कर्मचारी क्यों नहीं ढूंढ पाता। व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र मुझसे कहता है कि मैं कोई नाटकीय कार्य करूं, उन्हें चीज़ें बेहतर रोशनी में दिखाऊं, उनके मस्तिष्क की अपेक्षित दिशा में मोड़ दूं, ताकि मेरे कर्मचारी सही रूप में ढल जाएं और उनके पास जो है उसका महत्व समझने लगे। या मैं कोई ऐसा प्रेरणादायक प्रशिक्षण कार्यक्रम खोज लूं जो उन्हें निष्ठावान बना सके, या फिर मैं ऐसे नए लोगों को नौकरी पर रख लूं जो बेहतर काम करें। परंतु क्या इस बात की संभावना है कि मेरे कर्मचारियों के निष्ठाहीन प्रतीत होते व्यवहार के पीछे मुझसे जुड़ा कोई कारण है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कर्मचारी अपने मन में यह सवाल कर रहे हों कि क्या मैं सचमुच उनकी सर्वश्रेष्ठ हित में काम कर रहा हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हें यह लग रहा हो कि मैं उनके साथ मशीनों की तरह व्यवहार कर रहा हूँ? क्या इसमें कुछ सच्चाई है? अपने मन की गहराई में क्या मैं सचमुच उन्हें इसी तरीके से देखता हूँ? क्या इस बात की संभावना है कि जो लोग मेरे लिए काम करते हैं उन्हें देखने का मेरा तरीका ही समस्या का हिस्सा हो? करने के लिए बहुत काम है, पर समय बहुत कम है। मैं सप्ताह में 7 दिन, हर पल दबाव और तनाव में जीता हूँ। मैं टाइम मैनेजमेंट सेमिनारों में गया हूँ और मैंने समय के प्रबंधन की आधा दर्जन योजनाओं को आजमा कर भी देखा है। हालांकि मुझे कुछ लाभ तो मिला है, परंतु अब भी मुझे यह एहसास नहीं होता कि मैं उतना सुखद, सफल और शांतिपूर्ण जीवन जी रहा हूँ जितना मैं जीना चाहता हूँ। व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र मुझे बताता है कि कोई न कोई चीज़ ज़रूर होगी, कोई नया प्लानर या सेमिनार जो अधिक कार्यकुशल तरीके से इन दबावों से निपटने में मेरी मदद करेगी। परंतु क्या इस बात की संभावना है कि कार्यकुशलता सही समाधान ही ना हो? क्या कम समय में ज़्यादा काम करने से सचमुच फ़र्क पड़ेगा, या फिर यह सिर्फ उन परिस्थितियों तथा लोगों पर प्रतिक्रिया करने की मेरी गति को बढ़ाएगा जो मेरे जीवन को नियंत्रित करते प्रतीत होते हैं? क्या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसे मुझे अधिक गहरे और मूलभूत तरीके से देखने की ज़रूरत है? मेरे अंदर का कोई पैराडाइम जो अपने समय, जीवन और स्वभाव को देखने के मेरे तरीके को प्रभावित करता है। मेरा वैवाहिक जीवन घिसट रहा है। हम लड़ते झगड़ते तो नहीं हैं, परंतु हमारे बीच का प्रेम अब मर चुका है। हमने वैवाहिक परामर्श लिया, बहुत से तरीके आजमा कर देखे, परंतु कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम अपने भीतर वह भावना फिर से नहीं जगा पा रहे हैं जो पहले कभी थी। व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र मुझे बताता है कि कोई नई पुस्तक या सेमिनार होगा जहां भावनाओं की इतनी अच्छी अभिव्यक्ति और विश्लेषण होगा कि मेरी पत्नी मुझे बेहतर तरीके से समझ पाएगी। या शायद यह निरर्थक है, क्योंकि मुझे जिस प्रेम की ज़रूरत है वह मुझे सिर्फ एक नए संबंध में ही मिल सकता है। परंतु क्या इस बात की संभावना है कि मेरी पत्नी असली समस्या ही ना हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपनी पत्नी की कमजोरियों को बढ़ा चढ़ाकर देख रहा हूँ और अपने साथ होने वाले व्यवहार को अपने जीवन में हस्तक्षेप करने दे रहा हूँ? मेरे जीवन साथी के बारे में, विवाह के बारे में या सच्चे प्रेम के बारे में क्या मेरा कोई ऐसा मूलभूत पैराडाइम है जो समस्या को बढ़ा रहा है? क्या आप देख सकते हैं कि व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र के पैराडाइम्स इस बात को मूलभूत रूप से प्रभावित करते हैं कि हम किस तरीके से अपनी समस्याओं को देखते हैं और उन्हें सुलझाने की कोशिश करते हैं, चाहे लोग इसे देख पाएं या नहीं। परंतु व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र के खोखले वादों से
बहुत से लोगों का मोहभंग हो रहा है। देश भर में यात्रा करने और अनेक संगठनों के साथ काम करने के दौरान मैंने पाया है कि दीर्घकालीन चिंतन करने वाले एग्जीक्यूटिव ने मानसिक उत्साह बढ़ाने वाले मनोविज्ञान से मुंह मोड़ लिया है। उन्होंने उन प्रेरणादायी वक्ताओं की तरफ से मुंह मोड़ लिया है जिनके पास मनोरंजक कहानियों तथा घिसी पिटी युक्तियों के सिवाय कुछ नहीं होता। वे कुछ ठोस चाहते हैं, वे सही प्रक्रिया चाहते हैं। वे एस्पिरिन और बैंड एड्स जैसे तुरंत फुरत उपायों से अधिक प्रभावकारी तरीका चाहते हैं। वे लंबे समय से गहराई में दबी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं और वे उन सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं जिनसे दीर्घकालीन परिणाम मिले। सोच का एक नया स्तर। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, हमारी महत्वपूर्ण समस्याएं सोच के उसी स्तर पर नहीं सुलझाई जा सकती जिस स्तर पर हमने उन्हें पैदा किया था। जब हम अपने चारों तरफ तथा अपने अंदर गौर से देखते हैं और उन समस्याओं को पहचानते हैं जिन्हें हमने व्यक्तित्व आधारित नीति शास्त्र के भीतर जीते हुए तथा काम करते हुए पैदा किया था, तो हमें यह एहसास होने लगता है कि ये गहरी तथा मूलभूत समस्याएं हैं। इन्हें उस सतही स्तर पर नहीं सुलझाया जा सकता जिस स्तर पर ये पैदा हुई थीं। हमें इन गहरी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक नए और अधिक गहरे स्तर के सोच की ज़रूरत है। हमें एक ऐसे पैराडाइम की ज़रूरत है जो सटीक तरीके से प्रभावकारी मानवीय अस्तित्व और व्यवहार के क्षेत्र का वर्णन करने वाले सिद्धांतों पर आधारित हो। अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें सोच के इसी नए स्तर के बारे में हैं। यह व्यक्तिगत और सामाजिक प्रभावकारिता के बारे में सिद्धांत केंद्रित, चरित्र आधारित, अंदर से बाहर की ओर की नीति है। अंदर से बाहर की ओर का अर्थ है सबसे पहले स्वयं से शुरुआत करना। इससे भी मूलभूत बात है अपने सबसे अंदरूनी हिस्से यानी अपने पैराडाइम, अपने चरित्र और अपने उद्देश्यों से शुरू करना। यह दृष्टिकोण कहता है कि अगर आप सुखद वैवाहिक जीवन जीना चाहते हैं तो आपको उस तरह का व्यक्ति बनना होगा जो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करे और नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के बजाय इससे बचे। अगर आप अपने किशोर बेटे को अधिक खुशनुमा व सहयोगी बनाना चाहते हैं तो आपको अधिक समझदार, सहानुभूतिपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और प्रेमपूर्ण अभिभावक बनना होगा। अगर आप अपने काम में अधिक स्वतंत्रता चाहते हैं तो आपको अधिक जिम्मेदार, अधिक सहयोगपूर्ण, अधिक योगदान देने वाला कर्मचारी बनना होगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर अधिक विश्वास करें तो आपको अधिक विश्वास के काबिल बनना होगा। अगर आप प्रतिभा के पहचाने जाने की द्वितीयक महानता हासिल करना चाहते हैं तो पहले चरित्र की प्राथमिक महानता पर ध्यान केंद्रित करें। इनसाइड आउट दृष्टिकोण कहता है कि व्यक्तिगत विजय सार्वजनिक विजय से पहले आती है। यह कहता है कि खुद से वादे करना और निभाना दूसरों से वादे करने और निभाने से पहले आता है। यह कहता है कि व्यक्तित्व को चरित्र से ऊपर रखना निरर्थक है और खुद को सुधारे बिना दूसरों के साथ संबंध सुधारने की कोशिश करना व्यर्थ है। इनसाइड आउट एक प्रक्रिया है। यह नवीनीकरण की सतत प्रक्रिया है जो मानवीय विकास और प्रगति को नियंत्रित करने वाले प्राकृतिक नियमों पर आधारित है। यह विकास का ऊर्ध्वमुखी चक्रीय पथ है जो उत्तरदायी आत्मनिर्भरता तथा प्रभावकारी पारस्परिक निर्भरता के क्रमशः उच्चतर रूपों की ओर ले जाता है। मुझे बहुत से लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला है, बहुत अच्छे और प्रतिभाशाली लोग
ऐसे लोग जो गहराई से सुख और सफलता हासिल करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो उनकी तलाश में भटक रहे हैं, ऐसे लोग जो दूसरों को दुखी बना रहे हैं। मैंने बिजनेस एग्जीक्यूटिव और कॉलेज के विद्यार्थियों, चर्च और नागरिक समूहों, परिवारों और दंपतियों के साथ काम किया है। अपने समूचे अनुभव में मैंने कभी भी समस्याओं के स्थायी समाधानों या दीर्घकालीन सुख और सफलता को बाहर से अंदर की ओर आते नहीं देखा। बाहर से अंदर की ओर, आउटसाइड इन के पैराडाइम के परिणाम स्वरूप मैंने लोगों को दुखी ही देखा है। वे हताशा और अकर्मण्यता का अनुभव करते हैं। वे दूसरों की कमजोरियों और उन परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे अपनी दुखद स्थिति के लिए जिम्मेदार मानते हैं। मैंने वैवाहिक जीवन में दुखी दंपत्ति देखे हैं, जहां दोनों ही सामने वाले को बदलना चाहते हैं, जहां दोनों ही सामने वाले के दोष गिनाते हैं, जहां दोनों ही सामने वाले को अपने सांचे में ढालना चाहते हैं। मैंने श्रमिकों और प्रबंधन के बीच ऐसे विवाद देखे हैं जिनमें लोग एक ऐसा कानून बनाने में बहुत सा समय और ऊर्जा खर्च करते हैं जो श्रमिकों को काम करने के लिए विवश करे। जैसे विश्वास की नींव वहाँ पहले से ही मौजूद हो। हमारे परिवार के सदस्य दुनिया के 3 सर्वाधिक गर्म स्थानों में रह चुके हैं: दक्षिण अफ्रीका, इजराइल और आयरलैंड। और मेरा विश्वास है कि इन सभी जगहों पर समस्याओं का स्रोत बाहर से अंदर की ओर वाला प्रमुख सामाजिक पैराडाइम था। विवाद में शामिल हर समूह को विश्वास था कि समस्या बाहर थी और अगर वे यानी दूसरे लोग सुधर जाएं या अचानक इस दुनिया से सिधार जाएं तो समस्याएं हल हो जाएंगी। इनसाइड आउट अधिकांश लोगों के लिए एक नाटकीय पैराडाइम है। काफ़ी हद तक इसका कारण यह है कि हमारी कंडीशनिंग व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र के वर्तमान सामाजिक पैराडाइम के सशक्त प्रभाव में हुई है। मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव तथा हजारों लोगों के साथ काम करने के अपने अनुभव का विश्लेषण किया। मैंने इतिहास के सफल व्यक्तियों तथा समाजों का भी सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। इस विश्लेषण के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि 7 आदतों में समाहित कई सिद्धांत पहले से ही हमारे भीतर गहराई में हैं, हमारी अंतर आत्मा या चेतना में है और हमारे सहज ज्ञान कॉमन सेंस में है। उन्हें पहचानने, उनका विकास करने और अपनी गहनतम समस्या को सुलझाने में उनका प्रयोग करने के लिए हमें सिर्फ अलग तरीके से सोचने की ज़रूरत है। हमें अपने पैराडाइम को बदलकर एक नए तथा अधिक गहरे, अंदर से बाहर की ओर, इनसाइड आउट वाले स्तर तक ले जाने की ज़रूरत है। जब हम ईमानदारी से इन सिद्धांतों को समझना और अपने जीवन में उतारना चाहेंगे तो मुझे विश्वास है कि हम T.S. इलियट के इस कथन की सच्चाई को अनुभव कर पाएंगे। हमें खोजना कभी बंद नहीं करना चाहिए और हमारी समस्त खोज का अंत वहीं पर पहुंचना होगा जहां से हमने शुरू किया था और उस स्थान को पहली बार जानना होगा। तो दोस्तों, ये पैराडाइम था अंदर से बाहर की ओर। मतलब हम समस्या को जिस तरीके से देखते हैं, यदि वह देखने का नज़रिया बदल दें तो हमें समस्या उतनी भयानक नहीं लगेगी और हम उसका हल भी खोज पाएंगे। हो सकता है वह समस्या फिर हमें समस्या ही ना लगे। कोई भी समस्या हो, हमें उसका हल तभी मिलता है जब हम अपना देखने का नज़रिया, अपने सोचने का नज़रिया बदलें, तभी हम उस समस्या से बाहर निकल सकते हैं।
सात आदतों का एक संक्षिप्त सर्वेक्षण अगले पाठ से शुरू होगा, जिसमें इसमें जो भी 7 आदतें बताई गई हैं उन्हें शॉर्ट रूप में बताया गया है। फिर एक एक आदत को विस्तार से समझाया जाए। तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके।